हाँ जस्ट कंफर्म करना मुझे एक बार। हाँ मैसेज कंफर्म हुआ क्या रिकॉर्डिंग का? यस हेलो? सर। हाँ सर। अच्छा देखो सर, तो फिर गुड मॉर्निंग सर, सबको फिर से गुड मॉर्निंग। अच्छा तो ये इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ सर लंबा डिस्कशन होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्लास हो गया है और लास्ट क्लास कल हुआ था यस्टरडे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? सर पूरा प्रो फॉर्मा को डिस्कस किया कि इनकम टैक्स को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम है इनकम टैक्स में उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। रेक्टिफाई इन द सेंस, जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एज पर अकाउंट्स, है ना, यू ऑल नो अबाउट दिस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्ड किया जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट आता है और वही नेट प्रॉफिट के बेसिस में जो बिजनेसमैन है वो इनकम टैक्स जमा करते हैं, है ना। प्रॉफिट के बेसिस में ही ना, प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ ए बिजनेस एंड उसी के बेसिस में वो टैक्स जमा करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को ही अर्निंग माना जाता है और आपको अर्निंग में ही टैक्स पे किया जाता है ना, इनकम पे ही टैक्स पे किया जाता है। लेकिन जो कैच पॉइंट क्या है यहाँ पर, कैच ये है कि आप एज एन मतलब एज एन अकाउंटेंट ने हिसाब किया, प्रॉफिट निकाला, आपने उसको प्रॉफिट मान लिया, गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका अकाउंट्स में आपने किस तरह से पीएल को बनाया वो सब तो ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन वो देखेगा कि भाई आपने क्या क्या एक्सपेंस को पीएल में डेबिट किया, कौन से इनकम को आपने क्रेडिट किया, क्या वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है या नहीं। ठीक है, बड़ा सिंपल बात है कि अगर वो इनकम बिजनेस का इनकम है तो वैलिड है, अगर वो इनकम एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंसेस है तो वैलिड है, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस या फिर एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंस जो आप पीएल में नहीं शो कर सकते उसको पीएल से हटाना पड़ेगा, है ना, तो प्रॉफिट को ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर कोई इनकम आपको बीपी में नहीं दिखाना चाहिए था, आपने दिखा दिया तो वहां से हटाना पड़ेगा। तो ऐसा वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, एक में क्वेश्चन सॉल्व किया और एक में प्रोफार्मा को डिस्कस भी किया। उसके साथ कल क्लास के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन स्टार्ट किया था, याद होगा आप लोगों को। अरे डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जिसमें ब्लॉक ऑफ एसेट, याद आ रहा है क्या? बोलो ना। हाँ सर। ऐसा हाँ सर। ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है? सर ब्लॉक ऑफ एसेट बिजनेस के अंदर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स यूज होता है ना सर। कोई भी बिजनेस देख लो, बिजनेस में डिफरेंट एसेट तो यूज होगा ही ना, बिकॉज बिना एसेट का बिजनेस कैसे बनेगा, एसेट तो चाहिए बिजनेस पे। तो ये जो डिफरेंट एसेट क्लास होता है ना, इसको अलग अलग ब्लॉक में बिजनेस ने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और बोला कि भाई मैं इसको ब्लॉक ऑफ एसेट के थ्रू से डिस्कस करूंगा और इसका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, बिकॉज डिप्रिसिएशन एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कल के क्लास में आपको मैं समझा रहा था कि सपोज आपने कोई एसेट परचेज किया और उस एसेट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको आप पीएल में डेबिट कर दोगे क्या? हाँ सर बोलो ना। कोई एसेट परचेज किया, वो आपका बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन क्या वो एसेट का जो दाम होगा क्या उसको आप बिजनेस में माइनस कर सकते हो, पीएल में डेबिट कर दोगे? ना नहीं ना सर, बिकॉज ऐसे करने से तो फिर बिजनेस में प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, है ना। मतलब तब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई हम लोग पागल है क्या, तुम एसेट खरीदते जाओगे और 10 साल में आपका एसेट का वैल्यूएशन कम होगा और आप एक ही बार में उसको माइनस कर दोगे तो फिर आपका तो प्रॉफिट आना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप टैक्स नहीं पे करोगे। तो इसलिए ऐसा तो ना तो अकाउंट्स में भी अलाउड नहीं है ऐसा, है ना। तो इनकम टैक्स वाले बड़ा सिंपल बात करता है, उनका मानना है कि भाई आप एसेट का डिप्रिसिएशन को आप डिडक्ट कर सकते हो, वो भी एज पर इनकम टैक्स वाला। अगर बाई चांस आप अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन पुट कर देते हो, कहां पर, बीपी कैलकुलेशन में, जो मैं आपको कल दिखाया था, है ना, अगर आप बाई चांस पुट कर देते हो, कल उससे पहले वाला क्लास में भी क्वेश्चन में कि एज पर डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स आपको अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है तो क्या करोगे, प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है ना, ऐड कर देंगे। और बाद में क्या करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन रहता है तो बोलो बोलो, इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर उसको लेस करना पड़ता है। उसको लेस करना होता है। ठीक है, आप अकाउंट्स के हिसाब से दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से अगर आप देते हो तो इनकम टैक्स उसको
वैलिड नहीं मानता तो उसको फिर से डिसअलाउड करके आपको एड बैक करने के लिए बोलते हैं, तो आप उसको एड बैक कर देते हो प्रॉफिट के साथ, और बाद में एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके आपको लेस करना पड़ता है जो भी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट का होता है। और डिप्रिसिएशन जो खर्चा है ना बिजनेस के लिए, एकदम जायज खर्चा है सर, और ये खर्चा मतलब दिखाना एकदम, मतलब सबको हक है सर, डिप्रिसिएशन का जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस में शो करके अपने प्रॉफिट को कम दिखाने का हक सबको है, ठीक है, तो ये हक तो कोई नहीं छीन सकता। तो ये डिप्रिसिएशन के बारे में मैं लास्ट क्लास मतलब कल के क्लास में आप लोगों को समझा रहा था। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार डिप्रिसिएशन का समरी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं कल बोला था, फिर से आज एक बार बोल रहा हूँ, और एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को घर में बोला था ट्राई करने के लिए। अगर किसी ने ट्राई किया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ट्राई किया तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमें करना है सर, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना है। और आज नॉट जस्ट एक क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करने का इरादा है, ठीक है। तो इरादा तो है, चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अच्छा आंसर चेक करोगे? हाँ बोलो सर बोलो। आंसर चेक करोगे कि हाँ हाँ करेंगे, रुक जा, करेंगे। थोड़ा सा डिप्रिसिएशन का प्रोविजन बता दो फिर मैं बताता हूँ, चेक करूंगा। किसी ने किया है तो क्यों नहीं चेक करूंगा, ऐसा लग रहा है शिवम ने क्वेश्चन किया है तो मैं आंसर जरूर चेक करूंगा। अच्छा फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग डिप्रिसिएशन क्वेश्चन है, बेसिक लेवल बातें हैं तो करना तो पड़ेगा सर। तो बात आता है सर डिप्रिसिएशन की, ठीक है, जो मैंने कल लास्ट में कंक्लूजन किया था, आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन, समझ रहे हो सर, इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन, मतलब आप जो पीएल में डिडक्ट करते हो ना, आप पीएल में क्या करते रहते हो, आप पीएल में डिडक्शन करते रहते हो, है ना। ये देखो पीएल में आपके एकदम स्टार्टिंग में ये देखो डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलाउड नहीं करता है आपको यहाँ पर, ठीक है, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐड बैक कर देते हो आप, लेकिन बाद में इनकम टैक्स का जो डिप्रिसिएशन है उसको आपको लेस करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी डिप्रिसिएशन आप दिखाओगे, ये देखो एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, मतलब एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अलाउड है, चुप एकदम अलाउड है, लेकिन अगर आप बाई चांस आपने किया नहीं बिकॉज आपने तो अकाउंट्स के बेसिस में कर दिया, तो डिप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 वो आपको दिखेगा। तो यही तो सीखना है सर, यही तो सीखना है, ये जो डिप्रिसिएशन का जो चर्चा चलेगा ना अभी, इसमें हमें यही सीखना है कि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसमें ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या कॉन्सेप्ट है वो तो कल मैंने आपको बताया, और साथ में एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी एरिया जो था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये जो डिडक्शन है, मतलब जो भी आपका इनकम बन रहा है ना, आपको वहां से लेस करने का मौका मिलेगा, क्या, डिप्रिसिएशन, उसमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन एज वेल एज एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन एज वेल एज एडिशनल डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन दोनों चीज बात करेंगे सर, ठीक है। तो कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन, सवाल ये उठता है कि सर डिप्रिसिएशन कब किस मैटर पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं, क्या कंडीशन है डिप्रिसिएशन क्लेम करने का। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी एसेट आप यूज करोगे, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑब्वियसली घर का एसेट का डिप्रिसिएशन बिजनेस में चार्ज कर दोगे क्या, हेलो, अपने पर्सनल जो भी एसेट्स है घर पे उसका डिप्रिसिएशन भी बिजनेस में शो कर दोगे, अरे बोलो। हाँ सर, नो सर। हाँ तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर बाई चांस कोई दिखा देता है तो फिर इनकम टैक्स वाले उसको क्या बोलेगा, भाई चुपचाप चेंज करो, है ना। तभी तो टैक्स ऑडिट करवाया जाता है, टैक्स ऑडिट 44 AD के हिसाब से जो टैक्स ऑडिट होता है ना, तो वो टैक्स ऑडिट इसीलिए करवाया जाता है सर, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले वही पकड़ते हैं कि भाई सही करो इसको, सही नहीं करेगा तो फिर इनकम टैक्स वाले रूठ जाएंगे, गवर्नमेंट गुस्सा हो जाएंगे, अच्छा बात नहीं है ना। अच्छा इफ द एसेट, आगे उसके बारे में बात होगा, सेक्शन 44 आएंगे, फिर 44 में बहुत बातें होंगे सर। इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर कोई एसेट आप परचेस करते हो और उसका पुट टू यूज 180 दिन से कम का होता है ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, देन आपको सिर्फ 50% डिप्रिसिएशन अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर ईयर में, क्योंकि एसेट का यूज किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर 180 डेज से कम है तो उसमें डिप्रिसिएशन भी आधा लगेगा, सिंपल बात है। इसीलिए अगर डिप्रिसिएशन रेट किसी में 15% है, नॉर्मली नॉर्मल जो प्लांट मशीनरीज के केस में 15% सबसे पॉपुलर रेट है सर, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एज्यूम कर लेना 15%, लेकिन हाँ अगर पर्टिकुलर एसेट क्लास बता के रखा है ना ब्लॉक ऑफ एसेट, देन यू हैव टू रिमेंबर कि किस ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या डिप्रिसिएशन चार्ज होता है,
आज कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों याद रखने के लिए बात कर रहे हैं सर। तो अगर एसेट का पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो आपका डिप्रिसिएशन 50% मतलब 50% में डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ओनली 50% ऑफ द डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड विल बी अलाउड। तो सर बाकी पार्ट सर नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एसेट शुड बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। अच्छा, एसेट का जो ओनरशिप है वो या तो पूरा का पूरा आपका है या तो आधा अधूरा भी हो सकता है, पार्टली ओन्ड भी होगा तो भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अच्छा, डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन द रिटेन डाउन वैल्यू, जो भी डिप्रिसिएशन होगा वो WDV वैल्यू पे होता है। और ब्लॉक ऑफ एसेट्स, जो मैं आपको बोला था कल, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, एट द प्रेस्क्राइब रेट, जो रेट इनकम टैक्स वाले ऑलरेडी बता के रखा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एसेट ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर वो पावर जनरेटिंग यूनिट्स पे है ना तो उसका एक्चुअल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसका कोई रेट डिसाइड नहीं करते, उसका एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर, ये एक्चुअल कॉस्ट क्या है इसका भी चर्चा करेंगे। Sir, as per section 2 subsection 11, block of asset means a group of assets falling within a class of asset। जैसे कि टेंजिबल एसेट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग मशीनरी का अलग अलग ब्लॉक बनाया, प्लांट का अलग ब्लॉक बनाया, फर्नीचर का ब्लॉक बनाया। इंटेंजिबल एसेट्स है जिसमें नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये सब का ब्लॉक बनाया गया। लेकिन सर इसमें गुडविल नहीं है, इसमें गुडविल नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड, in the respect of which the same rate of depreciation is prescribed, ठीक है। ओके, ये तो मैं कल भी बताया था ना सर, ये कल भी बात हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हिसाब किताब करने का तरीका बताया है, ठीक है। तरीका तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन जो था ना सर, ये जो नोट था ना, नोट के नीचे ही क्वेश्चन दिया हुआ था सर आपका। जो नोट मैंने दिया था VP नोट 1 बोल के, जो सबको मिला होगा मेरे हिसाब से, उसी के नीचे मैंने क्वेश्चन को पुट किया था। कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन, बाहर आ जाओ। यस, हाँ शिवम बोल, क्या जवाब मिला तेरे को? सर 1 बाय 1 की टोटल बताऊं? तो मुझे क्या बताओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या था, देखो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या सवाल पूछा था। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें देखो सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी देके रखा है, मतलब एक प्लांट मशीनरी जो भी आप बिजनेस पे यूज करते हो वो भी 1 अप्रैल 2021 में इसका जो हिसाब है वो दिया है सर, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 में इसका जो हिसाब है वो दिया है। यहाँ पर बोला कि इसका रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 30 लाख का दिया है, ठीक है सर। अच्छा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2021 को एक नया मशीन बिजनेसमैन ने परचेज किया जिसका दाम है 20 लाख का, ठीक है। अच्छा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and put to use another new plant 15 December 2021 को 8 लाख का हुआ है। वेरी गुड सर। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रेमाइसेस ऑन 2 जनवरी 2022 को, ठीक है, 3 लाख का मशीनरी है। बढ़िया है सर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 and assume that all the assets are purchased by way of account pay check। सर अकाउंट पे चेक इसलिए बोल दिया गया, कोई कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस होने में ना वो अलाउड नहीं करता है ना, 10,000 से ज्यादा आपको पता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल यहाँ पर। अच्छा, अभी शिवम मुझे क्या बताएगा, सर बताओ कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट किया शिवम आपने? चलो देख लेते हैं शिवम का। हाँ बोलो सर, क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का है 4,50,000 और जो नया खरीदा था न्यू प्लांट और मशीनरी यूज ऑन ये क्या कहते हैं 8 जून को, उसका अमाउंट है 3 लाख, तो इसका टोटल हो गया 7,50,000। और ये जो न्यू अच्छा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 5/12/2021 को सर, उस पे सर 20% लगा है, 40% की जगह वो नहीं, उसमें लगा है 7.5%, क्योंकि सर वो लेस देन 180 डेज है तो उसका 60,000 आया है। ओके सर, वेरी गुड। तो फिर मुझे जो ये बता दे टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ तेरा? अच्छा टोटल डेप्रिसिएशन, सर हाँ, टोटल डेप्रिसिएशन मतलब एक एक यहाँ पर प्लांट मशीनरी यूज किया गया है। अगर मैं इस ब्लॉक को दो हिस्सों से देखूं तो एक कंप्यूटर का ब्लॉक है ना, जिसका रेट अलग होता है, और एक प्लांट एंड मशीनरी का जगह बताया गया है जिसका एक अलग ब्लॉक है ना। तो मुझे बस इतना बता दे
कि ये जो प्लांट मशीनरी है इस ब्लॉक में इसका डिप्रिसिएशन कितना आया तेरा? सर प्लांट एंड मशीनरी का टोटल आया 12,90,000 और 12,90,000 और कंप्यूटर का 60,000। कंप्यूटर का 60,000। और किसी ने किया क्या ये आंसर? और किसी का आया है 12,90,000 और 60,000 का? और अगर और एक चीज मैं पूछूंगा, जैसे मानो कि प्लांट एंड मशीनरी का WDB कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का WTB सर ये 31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को प्लांट मशीनरी का WDB कितना आया? WTB सर बताता हूँ, 7.5 लाख और 60,000, 8,10,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन को हटा के। प्लांट एंड मशीनरी का यस 31 मार्च 2022 को। यस सर। और कंप्यूटर का? कंप्यूटर का सर 60,000 ही है। कंप्यूटर का 60,000 ही है। तो डिप्रिसिएशन बता रहा है मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ रिटन डाउन वैल्यू। ओ ये लेस करके अमाउंट। हाँ, रिटन डाउन वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो भी बैलेंस है उसका हिसाब चाहिए। अच्छा ठीक है, सुन, चल देखता हूँ तेरा ये डिप्रिसिएशन का रेट मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, जो टोटल डिप्रिसिएशन तू बोला ये मुझे सही लग रहा है, बट ये WDB का मुझे ठीक समझ में नहीं आया अभी तक। ठीक सर वो है, value नहीं निकाला मैंने, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला है। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें पूछ सकते हैं सर। ठीक है, हमें ऐसे तो डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन हमें बहुत सारा डेटा एक साथ चाहिए होता है। क्यों बोलो तो? क्योंकि कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और अगर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है किसी का तो उनके केस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो फिर आपको हर एक स्टेप्स के लिए रेडी रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। और किसी ने ट्राई किया क्या शिवम के अलावा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है चलो। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, ये मुझे प्लीज बता दो एक बार। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना कि करने क्या बोला है? बेसिकली आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये जो डिप्रिसिएशन और एडिशनल डिप्रिसिएशन है जो आप अपने मतलब जो PL को आप रेक्टिफाई करोगे वहां से आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो, माइनस कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका जो भी एसेट है, आप एसेट परचेस करोगे और PL में माइनस कर दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा सर। ठीक है, एसेट का जो भी डिप्रिसिएशन होगा उसको आपको माइनस करने का मौका मिलेगा। तो उससे इसके लिए आपको डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सही तरह से समझना पड़ेगा। तो बहुत टफ कुछ नहीं है सर, बड़ा सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन करते हैं सर, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ चलो, मैं धीरे धीरे आपको लेके चलता हूँ। शिवम तू भी कर ले। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन 1। ओके, सोल्यूशन। अच्छा ऐसा लिखो सर, हेडिंग कर दो कंप्यूटेशन ऑफ। एक्चुअली रियल लाइफ में जब कोई प्रोफार्मा बिल्ड करके बनाते हैं ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है उसको। ठीक है, जब किसी पार्टी का क्लाइंट का हिसाब करोगे ना, तो उसको इसी तरह से उनके जो पेपर्स बनाओगे, उसका जो टैक्स का कॉपी बनाओगे, वैसे ही बनाना पड़ता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन। असेसमेंट ईयर क्या बोला सर? 22-23। असेसमेंट ईयर बोला 20 to 23, तो फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा हमारा? 21 22, है ना। तो इतना तो समझ में आ ही गया। अब असेसमेंट ईयर 22-23 एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 में इस पर्टिकुलर बिजनेस में इनका जो भी एसेट्स है इसका हिसाब लगाना है। तो हिसाब लगाने के लिए सर कोई प्रोफार्मा जरूरी है क्या? सर ये अकाउंटेंसी तो है नहीं कि इसमें प्रोफार्मा बहुत मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ आप कम से कम प्रेजेंटेशन ऐसा रखो ताकि जैसे अकाउंट्स में होता है ना शेड्यूल 3, ठीक है, अलग अलग रूल्स है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ पर टैक्स में ऐसा कोई रूल तो है नहीं, बट कम से कम अपना फॉर्मेट ऐसा रखो ताकि समझ में आ जाए सर। इतना तो आप लोगों से उम्मीद किया जा सकता है ना। प्लांट एंड मशीनरी का एक हेड बना देना और कंप्यूटर का एक हेड बना देना। ऐसा क्यों?
सर क्योंकि प्लांट मशीनरी एक ब्लॉक में आ सकता है, मतलब एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, ठीक है। अच्छा, प्लांट मशीनरी की अलग अलग रेट होता है, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ अलग अलग रेट के लिए बोला नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो 15% वाला में एज्यूम कर लेंगे। और कंप्यूटर, इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग होता है, जो हम लोगों ने कल देखा सर, ठीक है। कल के क्लास में डिटेल्स में ईच एंड एवरी एसेट क्लास का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोगों ने पूरा छान मारा। अच्छा, तो इसमें पर्टिकुलर्स में क्या करना है सर, एक काम करते हैं, पर्टिकुलर्स में नॉर्मल डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अच्छा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन में आपको क्या बोला, प्लांट मशीनरी का क्या लेना चाहिए? हाँ सर, 15% ना? 15%। यस सर, 15%। लेकिन अब सवाल ये उठता है, 15% डिप्रिसिएशन तुम प्लांट मशीनरी पे लगाओगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए थोड़ा वर्किंग्स पे चलते हैं, ठीक है। चलो, वर्किंग नोट 1, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और इसमें वर्किंग्स कर देता हूँ सर। तो चलो सर, वर्किंग्स में पहले देख लेते हैं कि ये जो प्लांट मशीनरी का वैल्यूएशन पहले देखना जरूरी है ना, तो वो वैल्यूएशन पे पहले ध्यान लगाते हैं। ऐसे बिना वर्किंग्स का भी कर सकते हैं, बट बिना वर्किंग्स का ना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए मैं वर्किंग्स में थोड़ा ध्यान देता हूँ सर। कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो ये जरूरी है। इसमें अगेन सर एक पर्टिकुलर बना दीजिए, एक प्लांट मशीनरी बना दीजिए, और एक कंप्यूटर का भी बना दीजिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ऐसे आप लोगों को पता है सर, ओपनिंग बैलेंस दिया है सर। अगर मैं फिर से दिखाऊं आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2021 कितने का है? 30 लाख। 1/4/21 के हिसाब से प्लांट मशीनरी का वैल्यू बता रहा है सर 30 लाख का, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, ये मशीन कब मैंने परचेज किया, इसके बारे में डेटा कुछ गिवन नहीं है, मतलब ये कितना पुराना मशीन है, इसके बारे में कोई आइडिया लग सकता है क्या? अरे, ये मशीन कितना पुराना है, इसका कोई आइडिया हमें नहीं है सर। इस क्वेश्चन के अंदर तो कम से कम उतना डिटेल्स नहीं बोला। लेकिन अगला पॉइंट में न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस के बारे में कहा है सर, वो भी 8 जून को आपने एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, वो भी 20 लाख का। तो जो भी आपने प्लांट मशीनरी परचेस किया, क्यों ना उसका वैल्यू ऐड होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। सर ये 3 लाख है, हाँ बोलो। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख है ना? सॉरी सर, एक जीरो ऐड होगा ना। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी ऐड कर दो, परचेज कर दो, परचेज्ड ऑन 8 जून 21 को 20 लाख का। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि चल क्या रहा है। अच्छा, और भी एडिशन हुआ है, और भी एडिशन हुआ है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2021 को, तो इसमें भी आप ऐड कर दो अगेन प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड। मतलब एक्वायर्ड और परचेस में डिफरेंस क्या होता है? एक्वायर्ड और परचेस में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस है? ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है बिजनेस के नज़र से देखो तो, लेकिन एक्विजिशन का कुछ ऐसा मतलब हो जाता है कि किसी का था पहले से खरीदा हुआ, मैंने ले लिया, एक्विज कर लिया, और मतलब उसमें भी दाम देना पड़ा। परचेस मतलब न्यूली बनाया गया सर, कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बस इतना फर्क होगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 15 दिसंबर 2021 कितने का? 8 लाख। 8 लाख। वेरी गुड, ओके। अच्छा, और क्या है क्वेश्चन के अंदर? कंप्यूटर। कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर भी एक्वायर किया गया एंड इंस्टॉल किया गया ऑफिस प्रेमाइसिस में 2 जनवरी 2022 को। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, वो तो हो गया मशीन का, अब ये जा रहा है सर कंप्यूटर का। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड
इन द ऑफिस, इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस। कितने का बोला आप लोगों ने सर? 3 लाख। 3 लाख का, ठीक है। अच्छा, तो अब समझ में आ जाएगा कि प्लांट मशीनरी का जो पूरा ब्लॉक बन रहा है उसका रिटन डाउन वैल्यू कितना, और कंप्यूटर का जो ब्लॉक बना उसका रिटन डाउन वैल्यू कितना, बस यही तो चाहिए, ठीक है। तो WDV एज ऑन 31 मार्च 2022, हाँ सर, WDV एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या बोलेंगे, 22 बोलेंगे ना, मतलब ये 1421 से पूरा 22 तक चले गए ना, तो उसमें जो भी मशीन परचेज किया गया पूरा साल भर में उसका क्या WDV हो रहा है ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें मेरा दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा 30 लाख का पुराना था, न्यू परचेज 20 लाख का हुआ और 8 लाख का मशीन एक्वायर किया गया, तो 20 30 50 और 8 कितना हो गया सर WDV? 58 लाख। 58 लाख का, यही मैं शिवम से पूछ रहा था। हाँ सर, और मेरे को लगा आप माइनस करके पूछ रहे हो। नहीं, मैं तो तुम्हें बोला ना WDV बताओ मुझे कि जो पूरा मशीनरी है, प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर, उसका WDV। चलो अगर किया तो बहुत बढ़िया। तो WDV 58 लाख का, इसका सही किया ना, 58 लाख और यस इधर सर। 3 लाख। अच्छा, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ये मशीन का कॉम्पोजिशन थोड़ा देखना है, मैं समझाता हूँ आपको कि कॉम्पोजिशन का क्या खेल है यहाँ पर। अच्छा, ये इसका नाम दे दो सर वर्किंग टू। वर्किंग टू में मैं समझाता हूँ आपको, मतलब कंपोजिशन में बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मशीन का यूज कितना दिन का है, मतलब कौन सा मशीन कितना दिन यूज हुआ है, 6 महीने से ज्यादा कौन है, 6 महीने से कम कौन है, बस ये फर्क दिखना है आपको। ये फर्क एक बार दिख जाए ना, तो आप ऐसे देखो, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा लिख के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा था, लेकिन ऐसे नॉर्मली बहुत जल्दबाजी में आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, मैं आपको आगे आगे दिखा दूंगा शॉर्टकट में आप कैसे सोच सकते हो। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगेगा आप लोग। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड इन WDV, रिटन डाउन वैल्यू के अंदर इंक्लूड है, इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। सेम टू सेम इसका भी एक पर्टिकुलर बना लो और इसका भी वही 2 कॉलम बना लो, क्योंकि प्लांट मशीनरी का एक ब्लॉक है और कंप्यूटर का एक ब्लॉक है। अच्छा, प्लांट मशीनरी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो प्लांट मशीनरी पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, मतलब 180 दिन या उससे ज्यादा, ऐसा मशीन कौन सा है बता सकते हो सर? मतलब आपको सर यहाँ पर, ओपनिंग हाँ बोलो। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और मतलब सेकंड। ये वाला 30 लाख का मशीन और 20 लाख का मशीन, 20 लाख वाला मशीन भी क्या 180 दिन से ज्यादा है? 8 जून को परचेस किया सर, यस सर। ये 8 जून यस। 2021 को, बताइएगा सर। 21-22 प्रीवियस ईयर में अगर आप काउंटिंग करना चालू करते हो तो बात कुछ ऐसा, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर 6 महीना तो यहीं पर हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब 6 महीने का मतलब ही तो होता है ऑलमोस्ट 30 इंटू अगर 60, क्या बोले सर उसको 6 करें तो 180 तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो ये तो चुपचाप प्रूव हो जा रहा है कि ये वाला मशीन 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है ना। और वो तो पुराना मशीन है, इसमें तो कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो ओल्ड मशीन है, चले आ रहा है सर, ओल्ड मशीन है, पूरा साल भर यूज हुआ है, लेकिन ये भी जून में परचेस हुआ, लेकिन जून में परचेस होने के बावजूद भी ये मशीन भी काफी दिन, मतलब 180 दिन से ज्यादा तो यूज हुआ ही है इसका भी, है ना, 180 से ज्यादा तो यूज हुआ ही है। ओके, क्या प्रॉब्लम हो जाता है? अच्छा,
तो फिर प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, ठीक है, ऐसे का WDV देखना है। WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू का जो मशीन था प्लस 20 लाख का जो मशीन हम लोगों ने लिया, परचेज ब्रैकेट में लिख दो, परचेस्ड 8 ऑफ जून 21, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, WDV वाला मशीन मतलब 30 लाख का मशीन, और न्यू मशीन जो लिया 20 लाख का, तो 20 लाख 30 में 50 लाख ना, ऐसे लिख यस देते हैं सर। 50 लाख, मतलब 50 लाख मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। लेकिन सर जब बात आता है सर और एक मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। हाँ सर क्या बोलेंगे, लेस देन 180 डेज, ऐसा कोई मशीन है क्या, ये देखना जरूरी है आपके लिए। यस ना, जो मशीन आप 15 दिसंबर को परचेस कर रहे हो, अगर मैं दिसंबर का 15 दिन ले लेता हूं और उधर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में कितना दिन होता है 90 डेज, और इधर 15 डेज, मतलब 15 और 90 कितना हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 105 दिन। और अगर जनवरी का 31, फरवरी का एक दिन कम, ठीक है। तो अगर चुपचाप सर मैं रफली बता रहा हूँ आपको, 180 तो किसी एंगल से नहीं आ रहे सर, अगर आप रफली भी देखो तो 180 किसी एंगल से नहीं हो रहा है, ठीक है। जब जरूरत होगा तो आपको एक एक मतलब मंथ को कैलकुलेट करना पड़ सकता है सर, ठीक है। मतलब तब आपको ना ऐसे करना पड़ता है, मतलब जब बहुत ट्रिकी हो जाए, मतलब बहुत आसपास में आ जा रहा है, तब आपको कैसे करना पड़ेगा। अच्छा दिसंबर का 15 दिन, ठीक है, जनवरी का 31 डेज, फरवरी का देखना पड़ेगा लीप ईयर है कि नहीं है। अच्छा क्या फरवरी 2021 ना 22, फरवरी 22 लीप ईयर है क्या, 22 से। नो सर, 22 से लीप ईयर ना, 22 लीप ईयर है नहीं है सर, फिर तो 28 दिन। अच्छा मार्च का 31, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे बहुत क्लोज कुछ हो, आपको मतलब आप मुंह में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही मतलब आपको तब कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो आपको ये सब जोड़ के देखना पड़ेगा 180 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो चुपचाप दिख रहा है सर, 31 कितना हो गया, 60 62 62 और 15 62 10 72 77 77 मतलब 77 और 28 कितना दिन हो गया 105। सर इसमें वो एक्वायर वाला दिन नहीं लेंगे ना, जिस दिन एक्वायर किया मतलब जिस दिन परचेज किया उस दिन को हटा के लेंगे ना। नहीं, जिस दिन एक्वायर किया ऐसा कोई बात नहीं है, तुमको 15 दिसंबर तुमने परचेस किया तो 15 दिसंबर से ही काउंट कर लेना चाहिए ना। तब तो फिर दिसंबर में फिर 16 दिन आएगा ना, 31 दिन का अगर 15 से जोड़ेंगे तो। 31 दिन को अगर दिसंबर में 31 दिन होता है ना, अगर 15 तारीख को खरीदे तो 16 दिन होगा ना। 15 तारीख को खरीदा है तो फिर 16 दिन होगा। एक सेकंड रुक जा, मैं देख लेता हूँ। ये मशीन परचेस किया 15 दिसंबर को, पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर, तो जिस दिन से तुम पुट टू यूज कर रहे हो उसी दिन से काउंटिंग होना चाहिए। हाँ जिस दिन तुम पुट टू यूज कर रहे हो उसी दिन से करना चाहिए। यस ये 16 डेज हो जाएगा। फिर पुट टू यूज के दिन तो काउंट होगा, क्यों नहीं काउंट होगा। तो 15 से 31 तक अगर काउंट करें तो 16 डेज। यस तो कितना हो जाएगा फिर 106, ठीक है। तो 180 से कम है, मतलब ये तो ऐसे ही समझ में आ गया था, पर फिर भी मैं आपको इसलिए दिखाया कि जब जरूरत पड़ेगा आप इस तरह से डे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, जरूरत पड़ सकता है कभी भी। अच्छा तो इधर हो गया हमारा 50 लाख, और इधर प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज 180 डेज से कम वाला मशीन कौन सा है, 3 लाख वाला है ना। 8 लाख 3 लाख का तो सर कंप्यूटर है। सॉरी सॉरी 8 लाख यस, मतलब गलत बोल दिया, 8 लाख वाला, सॉरी हाँ 8 लाख वाला, सॉरी सर वो 3 लाख का तो कंप्यूटर। तो ये दोनों मशीन का ये हिसाब जरूरी था, लेकिन कुल मिला के जो आपको आना था वो तो 58 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ कॉम्पोजिशन देखना है सर, ठीक है। टोटल तो 58 लाख ही हो जाएगा, लेकिन आपको कॉम्पोजिशन देखना है, ठीक है। अच्छा और एक चीज यहाँ पर मैंने जोड़ना चाहिए था मुझे, कंप्यूटर का भी देख लेना चाहिए ना, कंप्यूटर का भी देख लेना चाहिए कि कंप्यूटर्स का पुट टू यूज क्या है, कंप्यूटर्स का पुट टू यूज क्या है 2 जनवरी
2 जनवरी को, तो ये तो चुप आंखों देखी सर समझ में आ रहा है कि 180 दिन से कम है, तो इसका भी 180 डेज से कम है, लेस देन 180 डेज। तो कंप्यूटर इज ऑल्सो 180 डेज से कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा सर। तो जब आप टोटल करते हैं तो टोटल इसका 58 लाख ही होगा और इसका टोटल 3 लाख होगा, जो है वो तो है। नाउ पॉइंट इज दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये दोनों ब्लॉक। अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि ये जो दोनों वर्किंग्स है क्यों किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, अब बता दो। नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15% चार्ज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे, बिकॉज प्लांट मशीनरी के बारे में ना कुछ ज़्यादा बोला नहीं था, ठीक है। प्लांट मशीनरी के बारे में ऐसा नहीं बोला कि किस तरह का प्लांट मशीनरी है, सिंपल बोला, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोला है ना, कुछ मेंशन नहीं किया है, ब्लॉक ऑफ एसेट का डिटेल्स आप लोगों ने कल मैं दिखाया, तो अगर कुछ बोला नहीं है तो आप चुपचाप 15% यूज कर लेना, ठीक है। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑन प्लांट मशीनरी में आ जाएगा, प्लांट मशीनरी में आ जाएगा 50 लाख, है ना सर? समझ में आया कि नहीं आया? 50 लाख क्यों आया? और क्या है सर, एक तो 50 लाख पे 15% ये होगा, और दूसरा जो मशीन 8 लाख वाला मशीन है, हाँ सर, जिसका पुट टू यूज 180 से कम है, ठीक है, जिसका पुट टू यूज 180 से कम है, उसका 7.5% होगा। 7.5% कैसे आ गया? 50% ऑफ 15%, ओके। 15%। हाँ, 50% ऑफ 15%, क्योंकि सिंस पुट टू यूज, लिख दीजिएगा, पुट टू यूज लेस देन 180 दिन, ठीक है, ऑन ₹8 लाख। तो इधर हो गया 50 लाख का 15%, इधर हो गया 8 लाख का 7.5%। तो बताइएगा सर, प्लांट मशीनरी पे इसका कितना? 7.5 लाख। यस सर। इसका हो गया 7.5 लाख, इसका 8 लाख का 7.5%, 60,000। वेरी गुड सर। अच्छा, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या कंप्यूटर में कुछ करना पड़ेगा? यस सर। कंप्यूटर का क्या करें, बोलो सर कितना परसेंट? 40% का 50% लेंगे, क्योंकि सर लेस देन 180 डेज है। वेरी गुड सर। कंप्यूटर का रेट आप लोगों को मैं कल दिखाया था ना, फिर से दिखा देते हैं एक बार। ये देखो कंप्यूटर का जो ब्लॉक है, ये देखो, मतलब ये जो ब्लॉक है ना, कंप्यूटर ब्लॉक जो है वो प्लांट मशीनरी ब्लॉक के अंदर ही आता है, ठीक है। टोटल कितना ब्लॉक है आपको दिखाते हैं सर फिर से। ब्लॉक 1 में बिल्डिंग आ गया, ठीक है, मतलब सेट में बिल्डिंग का सेट आ गया, उसमें बिल्डिंग में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, बिल्डिंग में कितना? 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है बिल्डिंग पे। फिर आ गया फर्नीचर फिटिंग्स, इसमें एक ही ब्लॉक है। फिर आ गया प्लांट एंड मशीनरी का सेट, उसमें आपका आ गया ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4, ऐसे 14 ब्लॉक है सर प्लांट मशीनरी के अंदर, ठीक है। ऐसा 14 ब्लॉक आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। और ये जो कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर्स, ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही आता है, ठीक है। कंप्यूटर प्लांट मशीनरी से अलग नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का रेट क्या है? अरे कंप्यूटर का रेट अलग है, इसलिए आप देख रहे थे हम लोग हर जगह में हेडिंग में प्लांट एंड मशीनरी ही लिख रहे थे, कंप्यूटर के लिए अलग हेडिंग नहीं दे रहे थे। क्यों? बिकॉज वो सेम सेट के अंदर आता है। कंप्यूटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी प्लांट एंड मशीनरी पार्ट, ओके। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट क्या है? 15%। समझ में आ गया सर? तो इस तरह का एसेट क्लास का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं कल आपको बताया था कि इंटेंजिबल एसेट का जो रेट है सर, जिसमें गुडविल को इंक्लूड नहीं किया जाता, बट गुडविल छोड़ के पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजेस, ये सब का 25% डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऐसे इंटेंजिबल्स को बोला जाता है एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो वो आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि यहाँ पर अभी कंप्यूटर के क्या करना है 40%, लेकिन कंप्यूटर का पुट टू यूज क्या है? कंप्यूटर का पुट टू यूज 180 से कम है, तो इसलिए इसमें क्या चार्ज करोगे? इसलिए इसमें 20% चार्ज करोगे। वेरी गुड सर। तो फिर से कर देते हैं सर, एट द रेट 20%। कैसे आया 20%? 50% ऑफ 40%, एक्चुअल रेट 40% है। और लिख दीजिए सिंस पुट टू यूज लेस देन 180 दिन,
ठीक है, और अमाउंट क्या है ऑन रुपीज 3 लाख, है ना, 3 लाख। अब 3 लाख पे 20% कितना हो गया? 60,000। 60,000। क्या खेल खत्म हो गया? नहीं सर, खेल में अभी भी कुछ खेल बाकी है, खेल के अंदर कुछ खेल, अभी भी कुछ खेल बाकी है। वेरी गुड सर। इसके अंदर एक खेल आता है सर जिसका नाम है सर एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन जो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में, जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया है, ये वाला एरिया, ये कहाँ चला गया एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर 31 मार्च 2005। याद रखिएगा बात, आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद अगर मशीन को एक्वायर किया गया है या परचेज किया गया है, ठीक है, by an SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or in the business of generation, transmission or distribution of power shall be allowed। मतलब एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिल सकता है? जिन्होंने मशीन एक्वायर किया 31 मार्च 2005 के बाद, ठीक है, जिनका मशीन कोई आर्टिकल थिंग या मैन्युफैक्चर करता है या फिर पावर जनरेशन यूनिट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में उनका मतलब एसेट यूज होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसमें एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन, बड़ा सिंपल बात है सर, जो पावर जनरेटिंग यूनिट होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन होता है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, पावर जनरेटिंग यूनिट कुछ ऐसे देखने में हो सकता है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब उसका डिप्रिसिएशन होगा सर। जैसे वो थर्मल पावर प्लांट पे यूज होता है, ठीक है, पावर जनरेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ये देखो सर, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसका और बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन होता है इसका, इसीलिए एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन आपके सामने लाया जा रहा है सर। टार्बो जनरेटर टाइप, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट पे यूज होने वाला, हाइड्रो प्लांट पे यूज होने वाला, ठीक है, चाहे उसमें वो जनरेट करे पावर को या फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है। सोलर हो, डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, इसके लिए आप अलग से स्टडी कर सकते हैं खुद का, ठीक है, बस आपको मैं दिखाया। ओके, तो बात फिर से आ जाए सर वापस, चलो आ गए वापस, कहाँ आ गए, कहाँ गया मेरा, ओके। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन इस पे तो चार्ज होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, होगा कि नहीं सर, बोलो। बिल्कुल होगा। अच्छा, मेरा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन पे जब बात कर रहे हैं तो इसका क्या हिसाब होगा, एट द रेट 20% ऑन रुपीज, किसके ऊपर लगाएंगे बोलो एडिशनल डिप्रिसिएशन, आप ही बता दो सर। ये जो 20% का 20 लाख वाले जो मशीनरी परचेज हुए उस पे और 8 लाख वाले पे, 20 लाख वाले पे और 8 लाख वाले पे, ठीक है। कंप्यूटर पे लगाएंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि उस पर न्यू नहीं लिखा हुआ, सीधे एक्वायर्ड लिखा हुआ है। क्या कंप्यूटर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है क्या? नहीं। तो फिर उस पे क्यों लगाएगा? हाँ, ये मतलब है ना, आपको उस चीज पे एडिशनल डिप्रिसिएशन ऐड करना चाहिए जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे यूज होता है, और ये तो समझ में आ ही रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। हाँ, इवन आप क्वेश्चन को भी अगर देखते हो, ये देखो क्या बोला है, मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्यों लगाओगे, ठीक है। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन में ये बात ध्यान में देखना पड़ता है। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी, जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, और ये बात भी देखना पड़ेगा सर कि वो मशीन 2000 डेट क्या है बोलो, कब खरीदना पड़ेगा, 31 मार्च 2005 के बाद, ठीक है। अब आपके मन में सवाल चल सकता है, सर ये वाला मशीन पे क्यों नहीं लगेगा फिर, 30 लाख वाला मशीन पे, 30 लाख पे एडिशनल डिप्रिसिएशन, हाँ बोलो। कोई डेट वगैरह नहीं दे रखा कि कब खरीदा था कब नहीं खरीदा था। मतलब ये ओल्ड मशीन है, यही एजम्पशन चलेगा, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है कि 31 मार्च से पुराना है, और ऐसे भी यहाँ पर पूरा क्लियर कट बोला है कि जो न्यू मशीन आप परचेस करते हो उस पर लगता है, ठीक है। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005 बाय एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शैल बी अलाउड। और अगर वो मशीन 180 दिन से कम दिन के लिए यूज होता है तो उसमें 20% की जगह 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट होगा।
तो ये बात यहाँ पर क्लियर कार्ड बता रहा है आपको। तो एट द रेट 20% ऑन ₹20 लाख, ठीक है, ऑन ₹20 लाख। और एट द रेट, अच्छा यहाँ पर भी ये भी लिख दीजिए, ये 20% का 20 लाख पे क्यों, बिकॉज सिंस पुट टू यूज बहुत वाइटल है यहाँ पर, पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज, ठीक है, पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज। और बाद आता है और एक मशीन का जिसमें 180 दिन का कम यूज होता है, तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, एट द रेट 10%। 10% क्यों, 50% ऑफ 20%, बिकॉज एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट ही होता है 20% का, 20% का 50%, ठीक है, तो सॉरी 50% ऑफ 20%, हाँ ठीक है, तो 50% ऑफ 20% तो हो गया 10%। सिंस पुट टू यूज लेस देन 180 दिन ऑन ₹8 लाख, ऑन ₹8 लाख, और इसमें ऑन रुपीज कितना, 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख का 20% कितना सर, बोलो ना, 20 लाख का 20% 4 लाख, और 8 लाख का 10% 80,000। 80,000, ठीक है। तो बस टोटल करते जाओ, टोटल कर दो सर, 7.5, 60, 4 लाख और 80,000, कितना हो जाएगा, 12,90,000। 12,90,000। दिस इज कॉल्ड टोटल डिप्रिसिएशन। और कंप्यूटर का कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000, ठीक है। यहीं पर कर दिया क्योंकि मेरा साइड में जगह नहीं था, आप लोग इसी के साइड में कंप्यूटर का नीचे ही करना सर, इसी के पास में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 60,000 का कंप्यूटर का, तो बस सही पूछा था आपको। हेलो, बोलो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है डिप्रिसिएशन का, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बोलो, हाँ सर। यानी समझ में आया ना सर। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में धीरे धीरे समझाया ताकि आपको मैं एसेट का जो क्लास है उसको आप समझ पाओ, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करोगे, आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ही समझ लेना चाहिए कि भाई वो कौन से रेट का डिप्रिसिएशन का एरिया है। अच्छा, उसमें 50% चार्ज होगा कि पूरा चार्ज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप कॉम्पोजिशन बना सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आप कॉम्पोजिशन बना सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा ये वर्किंग्स में करने से क्या होगा, गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। वर्किंग्स इसीलिए करने के लिए बोला जाता है। और CA/CMA केस में, स्पेशली इन चार्टर्ड एग्जाम में, तो सर वर्किंग इज पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। आजकल CA में भी ऑनलाइन कर दिया ना, तो वहाँ पर उतना जगह नहीं मिल रहा है। और CS का तो सर MCQ पूछते हैं, उनको तो कॉपी में करना पड़ेगा और वहाँ पर पुट करना पड़ेगा, मतलब करना पूरा ही है लेकिन आंसर बस ऑप्शन चूज करना है। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको WDB पूछ सकते हैं, आपको 180 डेज के ऊपर सवाल कर सकते हैं, आपको टोटल डिप्रिसिएशन पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं आपको। तो आपको हर एक केस के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे कि वहां से 3 लेजूर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई WDB बताओ, टोटल डिप्रिसिएशन बताओ, और कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सा मशीन 180 डेज के ऊपर है, कौन सा मशीन 180 डेज के नीचे है, आपको कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो एक डिप्रिसिएशन से आपको 3-3 सवाल पूछ ले सकते हैं, क्या पता, ठीक है। तो आपको हर एक केस के लिए रेडी रहना है, ऐसा नहीं किसी डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो बस डिप्रिसिएशन का ही टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके सोच लिया कि भाई मैंने तो कर लिया, नहीं ऐसा बात नहीं है सर, ठीक है। यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये होता है डिप्रिसिएशन का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहो तो नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे नोट मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट लिख के रख सकते हो। नोट कहाँ से मिल जाएगा, मतलब सिंपल बात है कि जब आप एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्यों चार्ज कर रहे हो, इसके लिए सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A आपको क्या बोला है, मतलब व्हाई यू यूज एडिशनल डिप्रिसिएशन। आप लोग देखना जब कोई इनकम टैक्स का या GST का कोई प्रूफ, मतलब ये बनता है रियल लाइफ में, अगर आप कभी भी देखते हो ऐसा, तो उसमें पहले कैलकुलेशन देता है और फिर कैलकुलेशन के बेसिस में रीजन भी दे देता है। आप समझ रहे हो ना सर बात। तो आप चाहो तो नहीं, मतलब बेसिकली स्पेशली इन केस ऑफ चार्टर्ड एग्जाम आपको नोट देना पड़ता है सर, ठीक है, कि भाई आपने एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करवाया तो क्यों करवाया, उसके लिए क्या रीजन है, कहाँ बोला हुआ है, तो आपको उसके बेसिस में रीजन भी देना पड़ सकता है। और इवन एग्जाम में नॉर्मली
एडिशनल डिप्रिसिएशन का सेक्शन भी आपको पूछ सकता है, क्या पता कि किस बेसिस में आपने चार्ज किया, बेसिस क्या है। हवा में तो नहीं हो सकता कि सर आसमान से टपका और खजूर पे लटका, ऐसा तो नहीं ना, मतलब ऐसे ही दे दिए, नहीं, कुछ तो रीजन था, तो आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो चलो मैं एक रीजन आपको लिखा के देता हूँ। ऐसे हर क्वेश्चन में रीजन लिखाते जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। नोट्स, आप मेरा बात समझ पाए कि नहीं पाए सर, कि ये बेसिस देने का ज़रूरत क्यों पड़ गया, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर भी दे सकते हो कि भाई एज पर सेक्शन दिस, ठीक है, लेकिन अगर इसको नोट में लिखाऊं तो आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा जब आप कॉपी को चेक करोगे। तो ऐसे लिखते हैं सर, नोट 1 बोल के, एज पर दी, ऐसे लिखता बता, लॉ है ना सर, तो इसलिए क्यों किए, किस लिए किए, एज पर दी सेकेंड प्रोविसो टू प्रोविसो, हाँ प्रोविजन नहीं, एज पर द सेकेंड प्रोविसो टू सेक्शन 32 subsection 1 clause 2 where an asset acquired, मतलब जो जानते हो आप लोग, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, सारा का सारा चीज है लिखना पड़ता है। where an asset acquired during previous year is put to use for less than 180 days in that previous year, the amount of depreciation, the amount of deduction allowable as normal depreciation and additional depreciation, normal के केस में भी as well as additional के केस में भी, additional depreciation would be restricted to 50% of amount computed, 50% of amount computed with the prescribed percentage, मतलब जो भी प्रेस्क्राइब है एज पर इनकम टैक्स उसके हिसाब से, विद प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज का 50%, अगर पुट टू यूज 180 दिन के पहले होता है तो कहने का मतलब क्या है, ये कौन से सेक्शन में बोला हुआ है, ये नोट पे देना पड़ता है, ठीक है। कहाँ बोला हुआ है भाई, मन मर्जी तो नहीं कर दी है, ठीक है। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 में ये प्रोविजन में बोला गया है। आपको बात समझ में आया सर? हेलो, बोलो ना सर, समझ में आ रहा है ना ये नोट क्या है, मतलब क्यों किया आपने, जो भी कैलकुलेशन आपने किया वहां पर उसके पीछे का राज क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे एक नोट है सर, अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन की बात करें, एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, अच्छा एक बात आपको, कोई मुझे पूछता रहता है सर इतना लिख लिख के करने का जरूरत है क्या। एक बात मैं किसी को समझा नहीं पाता, आज तक मैं प्रॉपरली समझा नहीं पाया, स्पेशली इन केस ऑफ टैक्स, ठीक है, मतलब इवन इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स, कि जब भी आप प्रोविजंस को लिखते हो ना, प्रोविजंस दिमाग में रह जाता है, छप जाता है सर, मतलब उसको स्कैन कर लेते हो आप। तो इसीलिए नोट लिखने के टाइम पे आपको दो फायदा, हाँ कोई बोलेगा सर हाथ दर्द होता है, अरे भाई चार्टर्ड बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, थोड़ा तो हाथ दर्द करेगा ना, हाँ बिना दर्द का थोड़ी कुछ मिलता है दुनिया में। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लिखने का दो फायदा, एक जब भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो आपका स्पीड बढ़ता है, एग्जाम में कोई भी लॉ पेपर में आपको हेल्प हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आप जब लिखते हो तो आपको विथ रीजन चीजें दिमाग में आ जाता है, तो इसलिए अगर आप लिख के करते हो ना तो आपको बहुत फायदा सर, ठीक है। कोई बोलेगा सर आंसर तो आ गया था, फिर क्या जरूरत है ये सब लिखने का, लिखोगे तो अच्छा है। जैसे कि मैं ये वाला पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है, रोमन में क्लॉज 2A, एडिशनल
depreciation is allowable, तो बेसिकली वही प्रोविजन को लिखना. Additional depreciation is allowable in the case of any new machinery or plant acquired or installed on or after. ध्यान से समझो सर, ऑन और आफ्टर क्या डेट होगा, कौन बताएगा मुझे? ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2005. आफ्टर 31 मार्च 2005. अब जैसे देखो, अब जैसे इसको लिख देते हो ना अपने हाथ से, तो आप समझ लो कि याद रखने का चांसेस 80% हो गया. ठीक है, बढ़ गया सर, 80% में इंक्रीज हो गया याद रखने का. मतलब कोई बोलता रहता है सर कैसे याद रखे. अरे कैसे याद रखे मतलब मेहनत करो. आफ्टर 31 मार्च 2005 बाय एन एसएससी. फिर बाद में बोलोगे सर सब समझ में आ रहा था लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाए. क्यों? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था. आफ्टर 31 मार्च 2005 बाय एन एसएससी engaged in the business of manufacturing or production or any article, thing at the rate 20% of the actual cost of such machinery और प्लांट. समझे सर? जो प्रोविजन था वो प्रोविजन ही आपको लिखा दिया. हाउएवर साथ में ये भी लिख देना, ये भी लिख देना साथ में. हाउएवर additional depreciation shall not be allowed in respect of inter alia. मतलब इंटर alia मतलब इसके साथ जुड़े हुए रीजन के साथ. एनी मशीनरी. सर आप लोगों को मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, धीरे धीरे लिख सकता हूँ बट बोल रहा हूँ बोल के मैं थोड़ा जल्दी में लिखा दे रहा हूँ. एनी मशीनरी और प्लांट installed in office premises, residential houses, residential accommodation or guest house, residential accommodation और गेस्ट हाउस. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर यही मशीन गेस्ट हाउस में, रेसिडेंशियल हाउस में अगर कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है. ठीक है. सिमिलरली जैसे शिवम मेरे को बता रहा था सर कंप्यूटर का क्या करें, अकॉर्डिंगली एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये बात भी ध्यान रखिएगा, बड़ा वाइटल पॉइंट है. अकॉर्डिंगली एडिशनल डेप्रिसिएशन, बहुत सारे सवाल का जवाब आपको नोट्स में मिल जाएगा सर. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल ऑन कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस. अब सवाल ये उठता है कि सर अगर कंप्यूटर ऑफिस प्रीमाइसेस में है तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल ऑन कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस.
ऑफिस प्रेमाइसिस में है तो इंस्टॉल उसमें डिप्रिसिएशन एडिशनल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो फैक्ट्री के वहाँ पर है जहाँ पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है तो वहाँ पर लग सकता है। आपको बात समझ में आया कि नहीं? हमारे इस क्वेश्चन में कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस भी लिखा हुआ था। ये भी एक रीजन है कि कंप्यूटर पे आप एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर केस में कंप्यूटर ऑफिस प्रीमाइसेस में ही होता है, बट हाँ अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में कंप्यूटर इंस्टॉल करना पड़ा तो उसमें भी एडिशनल डिप्रिसिएशन लग सकता है। बात क्लियर हुआ सर? यस सर। अगर क्वेश्चन कभी साइलेंट रहा, ठीक है, ऐसे नॉर्मली बोल देगा सर, ठीक है, अगर बाई चांस साइलेंट रहा तो आपका एजम्पशन सही जाना चाहिए कि कंप्यूटर है तो इंस्टॉल ऑफिस प्रीमाइसेस में ही होगा, तो उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आया? नोट्स लिख लिए? बोलो। यस सर, हो गया। यस सर। तो ये था नोट्स, ठीक है। तो ये नोट्स में भी आपको बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ का जो दिमाग में चल रहा था, खिचड़ मिचड़ कर रहा था कि अगर कंप्यूटर में क्यों नहीं लगेगा, कंप्यूटर कहाँ रहने से होगा, नहीं होगा, तो इसका एक आइडिया आपको लग जाए। तो दीज आर दी थिंग्स जो आपको याद रख के चलना है सर, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी बहुत हेल्प करता है और बड़ा क्वेश्चन में तो हेल्प करता ही है। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करें? चलो, नील, अभिषेक, ऋषभ, बोलो सर। स्नेहेश, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ सर। और सवाल करते हैं, चलो। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो तो एक बार। एक कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन, ठीक है। इन्होंने कार परचेज किया 10th ऑफ अगस्त 2018 को 5,25,000 पे, ठीक है सर। वो भी कार परचेज जो हुआ था वो बेसिकली पर्सनल यूज के लिए हुआ था, समझ रहे हैं सर? ब्रॉट इनटू प्रोफेशनल यूज, बट उसको बाद में वो प्रोफेशनल यूज के लिए ला दिया, मतलब बिजनेस या प्रोफेशंस में उस कार को इंक्लूड कर दिया, मतलब वो प्रोफेशनल गाड़ी है, ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस में यूज होता है। 1 जुलाई 2021 में उन्होंने प्रोफेशनल यूज के लिए कार को इंक्लूड कर दिया। फिर इट्स मार्केट वैल्यू, जब इसका मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली 3 साल में कम हो गया होगा, तो 18 से 21 हो गया, तो 5,25,000 से वैल्यू आ गया 2,50,000 पे। now आपको पूछ रहे सर कंप्यूट करके बताओ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, assuming the rate of depreciation to be 15%। क्या कहते हो, बोलो सर। क्या सोचते हो, क्या होगा इसका डिप्रिसिएशन, क्या लगता है? क्या लगता है इसका क्या होगा जवाब? तो एक काम करते, चलो इसका जवाब दे देते हैं, जवाब लिख के ही इसका जवाब मिल देते हैं। चलो, ये एक्चुअली सेक्शन 43 के अंदर आता है, 43 सब सेक्शन 1, फिर भी डिप्रिसिएशन का एरिया में है तो इसलिए बोल दे रहा हूँ। थोड़ा सा हटके है तो लिखिएगा। एज पर सेक्शन, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 5,25,000 का गाड़ी है, हाँ सर, 5,25,000 का गाड़ी 2018 में परचेज किया था, फिर उसको पर्सनल यूज से प्रोफेशनल यूज में ला दिया, और जैसे ही प्रोफेशनल यूज में लाया तो गाड़ी का वैल्यू भी उतना दिन में कम हो गया, तो 5,25,000 का गाड़ी अभी 2.5 लाख में चल रहा है। आपको पूछ रहे कि भाई इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होना चाहिए और इसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसका डिटेल्स प्रोविजंस में आपको बाद में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को करते हुए आपको प्रोविजन भी समझ में आ जाएगा। तो लिखो सर, एज पर सेक्शन 43 subsection 1, the expression actual cost
would mean the actual cost to the SSC. तो SSC के लिए actual cost जो है वही है, actual cost would mean the actual cost to the SSC. सिंपल है, आपको अभी समझ में आ जाएगा करने के बाद। अच्छा, अब आपको बताना है सर, परचेस प्राइस क्या था इसका, बोलो ना, गाड़ी का परचेस प्राइस क्या था? 5,25,000। 5,25,000, ठीक है। और अभी जब वो प्रोफेशन में लेके आ गया तो गाड़ी का वैल्यू हो गया 2.5 लाख। तो परचेस प्राइस ऑफ रुपीज 5,25,000 इज देयर फॉर, ऑब्वियसली यही उसका कॉस्ट होना चाहिए ना, जिस दाम में उसने परचेस किया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, actual cost of the car to Dr. Suman. Now market value इसका क्या हो गया अभी, that is 2,50,000 इसका मार्केट वैल्यू हो गया on the date when the asset is brought into professional use. When the asset is brought into professional use is not relevant here. एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल यूज में जब आ रहे हैं तो उसमें उस टाइम पे उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो इस पॉइंट में रिलेवेंट नहीं होता, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है जिस दाम में हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था। समझ रहे हैं सर? तो ऐसे कोई बोलेगा सर नहीं प्रोफेशन में तो ला रहा है तब तो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन करो। नहीं सर, एक्चुअल कॉस्ट तो 5,25,000 है ना, तो इनकम टैक्स बोल रहे हैं सर नहीं, आपको 5,25,000 से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होगा ना सर, amount of depreciation on car as per section 32, क्योंकि सेक्शन 32 हमें बार बार एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 वुड बी क्या होगा, 5,25,000 उस पे करे 15%, कितना होता है देखो ना सर एक बार, 78,000। 78,750 5,25,000 इंटू कितना 15%, 78,750। अच्छा, कार का क्या रेट था याद है सर? अरे कार का रेट क्या था याद है? 2.5 लाख। ये देखो, ये वाला रेट, ये नहीं। देखो सर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कार के लिए कौन सा डिप्रिसिएशन रेट लगाओगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन था क्या, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। लेकिन अगर गिवन ना होता तो आपको ध्यान देना पड़ता सर मोटर कार का क्या बोला है, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है, मतलब जो भाड़े पे लगाते हैं उसको। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, एक्वार्ड और पुट टू यूज, मतलब जिसको हायर पे नहीं लेते आप, पुट टू यूज 1499 के बाद है, अदर देन मोटर्स का मेंशन इन ऊपर में जो बोला है, तो उसका 15% होना चाहिए। तो ये भाड़े पे देने के लिए नहीं था, नॉर्मल प्रोफेशनल पर्सनल यूज के लिए था, तो इसका 15% बोला है, और जो भाड़े पे लगाया जाता है उसका 30%, ठीक है। तो कितना बोल दिया सर आंसर, 78,750, ठीक है सर। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब जो है वो यहाँ पर यही है। समझ में कुछ आया कि नहीं बताइएगा सर थोड़ा। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आया सर।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा चलो, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, बट कई बार ये सब क्वेश्चन भी दिमाग खराब कर सकता है। और क्या और क्या और क्या और क्या, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सर, कोई है सर ए, कोई है ए जो हाल फिलहाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट किया है, ठीक है, मिस्टर धावल। अच्छा, ए न्यूली क्वालिफाइड, सॉरी सॉरी कोई ए नहीं है सर, मैं सोच रहा कि वो ए है, नहीं ए नहीं, ए न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम है मिस्टर धावल, मतलब आप में से ही कोई है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कमेंस प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिसिंग सीए बन गया सर, सीए होते ही जॉब वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना प्रैक्टिस ओपन कर लिया लाइसेंस लेके, ठीक है। तो कमेंस प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट्स इन हिज ऑफिस, तो सर प्रैक्टिस करेगा तो फार्म भरेगा, फार्म बनाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ऑफिस बनाया तो ऑफिस में एसेट भी आएगा। द फॉलोइंग एसेट्स इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम। तो आगे दिखाता हूं सर मैं आपको कि पूरा मतलब जो जो एसेट है उसका कॉस्टिंग भी दिया है आपको यहाँ पर। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। assume that all assets were purchased by way of account पे चेक, ठीक है, मतलब कोई कैश परचेस के बारे में बोला नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो सब कुछ एकदम ओके है। अच्छा, तो यहाँ पर डिटेल्स दिया है क्या क्या एसेट है इनका, और वो एसेट का एक्विजिशन कब हुआ है और पुट टू यूज कब हुआ है, ठीक है। समझ गए सर क्वेश्चन, देखो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2021 27 सितंबर को एक्विजिशन किया और 1 अक्टूबर 2021 को पुट टू यूज कर दिया, ठीक है। कितने का, 35,000 का। कंप्यूटर यूपीएस 2 अक्टूबर 2021 को लिया, 8 अक्टूबर 21 को पुट टू यूज कर दिया, 8,500 का। कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर को 21 को लिया, 1 अक्टूबर 21 को ही 12,500 का प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ऑफ 12,000 1 अप्रैल 2021 को लिया, 1 अप्रैल 2021 को यूज करना चालू कर दिया, अमाउंट है 13,000 का। ऑफिस फर्नीचर एक्वर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब किसी और का चार्टर्ड फर्म था जिनसे लिया, उन्हीं का ऑफिस फर्नीचर ये यूज कर रहा है। फर्नीचर का वैल्यूएशन 3 लाख का है 1 अप्रैल 21 को। पुट टू यूज भी ऑब्वियसली 1 अप्रैल 21 से ही चालू हो जा रहा है। लैपटॉप लेके आया 26 सितंबर 2021 को और पुट यूज कर दिया 8 अक्टूबर 2021 को 43,000 का। बस ये डेटा आपको गिवन है, करने क्या बोला, हाँ सर, बस डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर, है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम, मतलब जो भी इनकम करेगा वहां से डिप्रिसिएशन को माइनस करेगा। तो एसेट का हिसाब दे दिया आपको, कैलकुलेट करके बताना है कि भाई कितना डिप्रिसिएशन वो अपने एसेट से माइनस कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बताना प्लीज पहले। यस सर। थैंक यू सर। चलो सर, अब तो समझ में आ गया है डिप्रिसिएशन कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह का रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा ही होता है सर, ठीक है, चाहे कोई लॉयर हो, चार्टर्ड फर्म हो, कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो, आपके सामने जब भी कोई डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से एसेट क्लास को फाइंड आउट करना है और किस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है इसका हिसाब पता होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का हेल्प तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, रियल लाइफ का बात कर रहा हूँ, ओके। चलो सर, तो फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, 22-23। अच्छा सर, एसेट का एक हिसाब लगा लो, रेट का एक कॉलम बना लो और डिप्रिसिएशन का एक कॉलम बना लो, बात बन जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, कॉलम का नाम समझ में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया एसेट का एरिया, एक हो गया रेट का एरिया और एक हो गया डिप्रिसिएशन का एरिया। तो क्या मुझे आप बता सकते हो इस पूरा एसेट क्लास में, इस जो बंदा है हमारा, क्या नाम है, धवल का, ये पूरा एसेट क्लास में ब्लॉक कितना है, ट्राई सर।
कितना ब्लॉक लग रहा है आप लोगों को? 3 3 3 ब्लॉक। क्यों क्यों 3 ब्लॉक क्यों बोल? कंप्यूटर और फर्नीचर। फर्नीचर अटैच बुक्स। कंप्यूटर मतलब प्लांट मशीनरी का एक ब्लॉक और फर्नीचर है, कंप्यूटर, फर्नीचर और बुक। बुक्स। फर्नीचर और बुक। यस सर। मतलब आप ऐसे बोलो कि फर्नीचर और प्लांट। बुक्स कहाँ से आ गया? प्लांट के अंदर बुक्स आ जाएगा। ये 4 नंबर में तो रखा है। हाँ 4 नंबर में। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बुक्स तो है, बट मैं आपको ब्लॉक के हिसाब से पूछ रहा हूँ। जब आपको मैं ब्लॉक पूछा तो आप एक बार ब्लॉक को देखो। ये देखो सर, प्लांट मशीनरी के ब्लॉक के अंदर जब हम जाएंगे, कहाँ चला गया? फर्नीचर फिटिंग्स का ब्लॉक अलग है ना, ठीक है? फर्नीचर फिटिंग्स का ब्लॉक अलग है, और प्लांट मशीनरी के अंदर मोटर कार का एक है। अच्छा, तो लैपटॉप कंप्यूटर का एक हो गया। दूसरा बुक्स जो है वो इसी के अंदर मिलेगा आपको। ये देखो 13 नंबर ब्लॉक 12 के अंदर, मतलब प्लांट मशीनरी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक 12 के अंदर बुक्स आ जाता है। इसका मतलब हम, हाँ, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक प्लांट मशीनरी का ब्लॉक होगा और एक फर्नीचर्स का ब्लॉक होगा। हाँ, अच्छा, बुक्स का रेट क्या है? 40%। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या ब्लॉक है, क्या परसेंटेज है? 40%। और उधर फर्नीचर का क्या हो जाएगा? 10%। हाँ, फर्नीचर का 10%। ठीक है, बस ये थोड़ा सा दिमाग में कल्चर करने से आ जाएगा सर। ठीक है, कल्चर करते करते बिल्ड हो जाएगा, नॉट इशू सर। अच्छा, तो चलो पुट करते हैं ब्लॉक 1। इसमें हम फर्नीचर को डाल देते हैं। अच्छा, फर्नीचर का हिसाब किताब क्या होगा? अच्छा, रेट तो पता है ना, 10%। इसको वर्किंग में कर लेते हैं सर। ठीक है, फर्नीचर का हिसाब किताब वर्किंग में देखेंगे, फिर डिप्रिसिएशन पुट कर देंगे, सिंपल काम है। लेकिन वर्किंग नोट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बना लेते हैं सर क्या क्या चाहिए हमें। ब्लॉक 2 हमें क्या चाहिए? ब्लॉक 2 में हमें ब्लॉक 2 में प्लांट चाहिए। प्लांट के अंदर हमारे पास क्या क्या है? कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर क्या है? इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोला है क्या? कंप्यूटर कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर प्रिंटर, और तीनों है क्या? लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप है। तो फिर कंप्यूटर इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख देते हैं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूपीएस, लैपटॉप, प्रिंटर और बुक्स एंड बुक्स। ठीक है, जो प्लांट के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स ब्लॉक 2। इसका रेट कॉमन हो गया सर हमारे केस में, बुक्स का भी 40, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी 40 ओवरऑल। ठीक है, इंक्लूडिंग। तो ये एक अच्छा बात हुआ, चलो बढ़िया है। लेकिन अब जाना पड़ेगा सर वर्किंग नोट 2 में। इस पे भी दे देते हैं सर वर्किंग बोल के, इसमें भी लिख देते हैं 2। अब बस कैलकुलेट करेंगे और इधर आके पुट कर देंगे, बस, और कोई काम नहीं। पैसा खत्म, हजम सब हो गया। अच्छा, तो पहले वर्किंग नोट 1 कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation, ब्लॉक 1 फर्नीचर। ब्लॉक 1 में है फर्नीचर। फर्नीचर का रेट है वी नो @10%। बढ़िया है। अच्छा, इधर एक अमाउंट का घर बना लीजिएगा, बात बन जाएगा।
इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पुट टू यूज, फर्नीचर का पुट टू यूज बताइए सर। फर्नीचर का पुट टू यूज 1 अप्रैल में लिया, 1 अप्रैल पे ही पुट टू यूज कर दिया, क्या लग रहा है क्या होगा? पूरे साल 10% पूरा सर 10% पूरे বছরে। मतलब पुट टू यूज लिखना क्या है आपको? पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज। थैंक यू सर, मोर देन 180 डेज। तो सिंपल है, 3 लाख पे @10%, तो आ गया 30,000, ठीक है। और क्या होगा? ब्लॉक 2, अब ब्लॉक 2 पे प्लांट है, प्लांट पे रेट है 40%। तो बस जितना प्लांट है उसको बताओ। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पुट टू यूज बताओ सर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पुट टू यूज 1 अक्टूबर से हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022, अक्टूबर से और तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 180 दिन से ज्यादा। यूपीएस का সেইটা হবে না, সেইটা হবে না, नहीं होगा। না স্যার। देखो सर, 7 दिन में फर्क हो गया, हाँ 6 दिन में, 6-7 दिन में। अच्छा, कंप्यूटर प्रिंटर हो जाएगा, बुक्स भी हो जाएगा, ল্যাপটপ হবে না, लैपटॉप नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही करना है, तो बस आपको बस क्या करना है, पुट टू यूज अगर 180 से ज्यादा है तो उसको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से रेट लगाना है। तो पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज ब्रैकेट में, बस दिमाग कुछ नहीं है, मेहनत का काम है, लेबर क्लास काम है सर, दिमाग क्या लगाना है इसमें, थोड़ा सा याद रखना है पहले का रूल्स रेगुलेशंस, बस इतना है। सर आप हमें लेबर क्लास नहीं बोल सकते, सर आप नहीं मैं हूं, चलेगा ना। ₹35,000 @40%, ठीक है। अच्छा, अमाउंट क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे थोड़ा। पॉइंट बी, ठीक है, लास्ट में बताना, मैं लिख दूंगा। कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर यूपीएस इसका पुट टू यूज less than 180 days. लेस देन 180 days. लेस देन ना, यस सर, ओके। 8,500 का है ना, 8,500 का है, इस पे 40% ऑफ, 85,000 হয়ে গেল, 8,500। ओह सॉरी, 20% হবে তো, 8,500 का 20%, 20% कैसे आया? 50% ऑफ 50% ऑफ 40%, ठीक है, 50% ऑफ 40%, बिकॉज सिंस पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, ठीक है। अच्छा, सी, बस मेहनत करते चलो, नाम जपते चलो। कंप्यूटर प्रिंटर बताना सर। সেইটা পুরো হবে 40%। कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर से है, एकदम 180 क्रॉस कर जाएगा, काउंट करके देख लो डेट का है। कंप्यूटर प्रिंटर ग्रेटर देन 180 दिन, कितना वैल्यूएशन है? 12,500, 12,500 पे, ओहो 12,500 पे 40%, ठीक है। डी, डी में आ जाता है लैपटॉप, लैपटॉप पुट टू यूज लेस देन
पुट टू यूज लेस देन ना 8 अक्टूबर को कर रहा है, लेस देन 180 50% और 40% हो जाएगा 43,000 का 20%, 50% ऑफ 40%, बिकॉज पुट टू यूज 180 से कम, तो 43,000 का 20%। और ई में कर दो सर बुक्स को, अच्छा बुक्स में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बीइंग एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, तो हमारे क्वेश्चन में कितना वैल्यू बोला है सर? बुक्स का वैल्यू बोला है 13,000, डजंट मैटर सर, ज्यादा दिन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें बस 13,000 लेके काम करना है। तो 13,000 का कितना परसेंट लेंगे? अच्छा पुट टू यूज क्या है बुक्स का? साल भर का तभी Put मेरा to 40% ही होगा use greater than 180 days, so 13,000 का 40%, बस इतनी सी काम है और कुछ तो है नहीं। अच्छा स्टार्टिंग एक एक करके मुझे बताओगे सर अमाउंट कितना कितना आप लोगों ने किया? कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कितना बोला सर? 14,000। यस सर। ओके चलो मैं पुट कर दिया 14,000। अच्छा कंप्यूटर यूपीएस का कितना बोले सर? 1700। नहीं सर, हाँ? कितना? 8,500 का 20% ना सर? 1,700 सर। 1700। 8,500 का 1,700 होगा ना? हाँ सर। यस सर 17 कंप्यूटर তারপর प्रिंटर का 5,000। हाँ सर 8,000 5,000। তারপরে স্যার 8,200 8,600। তারপর 5,200 5,200 वेरी गुड सर, बस और कुछ तो है नहीं, टोटल कीजिएगा सर। सर 64,500 दिमाग खराब हो गया तेरा, मतलब मेरा कहने का मतलब ब्लॉक का बता पहले एक का बता, मतलब ब्लॉक 1 फर्नीचर का कितना? फर्नीचर का 30,000। फर्नीचर का 30 और ये ब्लॉक 2 में जो आया इसका 34,500 34,500, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, मतलब दिस इज अलग ये अलग, 34,500 दोनों मिला के तुम सही बोला सर, 34,500, तो 34,500 और 30,000 ठीक है। अब इसको क्या पुट कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में बना के रखा था 30,000 और 34,500, दोनों को टोटल करें 64,500, इसको क्या बोलेंगे? टोटल डिप्रिसिएशन अलाउएबल, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन आपको अलाउ करेगा इनकम टैक्स वाले। अगर आप अकाउंट्स वाइज कोई डिप्रिसिएशन ऑलरेडी पीएल में डेबिट कर चुके हो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, वो क्या हो जाएगा? वो डिसअलाउड हो जाएगा, ऐड बैक कर देगा। और ये वाला जो डिप्रिसिएशन है इसको लेस करने का मौका आपको मिलेगा एज पर सेक्शन 30। क्लियर है? यस सर यस सर। इजी है, बस मेहनत का खेल है, ठीक है। लेकिन सर ইজি আছে স্যার ওই পার্সেন্টেজ গুলো মনে রাখতে হবে কোনটা রেট হবে ওইটা यस सर, परसेंटेज थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कई कबार एग्जाम में दे भी देता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा सारा का सारा। जैसे ये इसमें बोला था क्या? इसमें कुछ नहीं बोला था, अच्छा ये धवल वाला केस में कुछ बोला नहीं है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा एकदम सर, ठीक है। लेकिन कई कबार क्वेश्चन में दे देता है, तो वो आपको थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ एसेट का एरिया ना दिमाग में छपना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। স্যার পার্সেন্টেজ মনে রাখতে হবে স্যার আমরা যেবার দেবো সেইবারই স্যার দেবে না গ্যারান্টি हाँ আমরা যেবার পরীক্ষা দেবো সেইবারে স্যার পার্সেন্টেজ দিয়ে কোনো কাউন্ট দিবে না हाँ, मतलब थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा। यस सर यस। अच्छा एक नोट भी यहाँ पर लिख लो, चलो सर
सर नोट लिखा लिखा के ना थका देते हो, थोड़ा थकने से क्या प्रॉब्लम है? ओके लिखिए सर। Where an asset is acquired by the SSC, when asset is acquired by the SSC during the previous year and is put to use for the purpose of business and profession for a period of less than 180 days, period of less than 180 days, the deduction amount reduction on account of depreciation, reduction on account of depreciation would be restricted to, ये तो जानते ही हो आप लोग obviously, restricted to 50% of the prescribed percentage, ठीक है, जो इनकम टैक्स ने बोला उसके हिसाब से prescribed percentage, ठीक है। अच्छा तो आगे क्या लिखना है सर? सर आगे लिखो, since Mr. Dhaval, in this case हमारे इस केस में क्या हुआ? In this case, since Mr. Dhaval commenced his practice, started है ना सर, practice started है, commenced his practice in the previous year 21-22 and acquired the asset during the same year, the restriction of depreciation of 50%, sorry, 250% of the prescribed rate could apply to those assets which have been put to use for less than 180 दिन in that year. For example, namely मतलब यहाँ पर जो हुआ है namely laptop, computer UPS etc. ठीक है सर, तो बस जो आपने किया वही मैंने यहाँ पर लिखाया, नोट तो वही होता है सर। नोट क्या बताया आपको? Where an asset acquired by the SSC during the previous year and is put to use for the purpose of business and profession for a period of less than 180 days, the deduction on account of depreciation would be restricted to 50% of the prescribed percentage. In this case, since Mr. Dhaval
commenced his practice in previous year 21-22 and acquired the asset during the same year, the restriction of depreciation of 50% of the prescribed rate would apply to those assets which have been put to use for less than 180 days in that year, namely laptop, computer, UPS, etc. ठीक है, तो जो आपने किया ऑलरेडी दिखाया आपने भी, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी आपको नोट्स पे दिखा दिया गया। ओके ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये लिख लिया सभी ने? छोड़ के आ गया? ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, देखो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। मिस्टर गामा, Mr. Gama, a proprietor, started a business of manufacture of tire and tubes for motor vehicles on 1st of Jan 2021 को। The manufacturing unit was set up on 1st of May 2021 को। He commenced his manufacturing operation on 1st of June 2021 को। The total cost of the plant and machinery installed in the unit is 120 crore। ध्यान से देखिएगा, the total cost of the plant and machinery installed in the unit is 120 crore। The said plant and machinery include, ये जो plant machinery है इसके अंदर क्या included है? Second hand plant and machinery bought for 20 crore, ठीक है, एक 20 करोड़ का second hand machine भी है, and a new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 crore। scientific research के कारण, ठीक है, business purpose में scientific research के कारण एक new machine 15 करोड़ का भी लिया गया। Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of the assessment year 22-23. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check and Mr. Gama has not opted for the provision for section 115 BSE। सर ये 115 BSE मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आप लोगों को बताया था, याद है किसी को? 115 BSE क्या है? क्या है बोलो सर। 150 BSE में ना वो क्या कहते हैं, जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो जाता है, जैसे 5 लाख के बाद 7.5 लाख आता है, 7.5 लाख के बाद 10 लाख आता है और फिर ऐसे चलता है सर। वेरी गुड सर, मतलब ये एक डिस्काउंटिंग स्लैब रेट है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे इसमें आपको वो डिडक्शन जो होता है ना सर 80C से 80U का, वो डिडक्शन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये 115 BSE ऑप्टेड नहीं किया, मतलब नॉर्मल स्लैब जो चल रहे हैं सर, जो नॉर्मल जो रेगुलर स्लैब है उसी में है। 115 BSE डिस्काउंटेड स्लैब है, ये मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का जितना सारा क्लासेस है उसके अंदर बताया। अगर किसी ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स अभी तक नहीं कर पाए या फिर बाई चांस मैंने उसको क्लास शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उनको बिजनेस ऑफ बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का सारा लेक्चर शेयर कर लूँगा और आपको मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं तो आपको ये 115 BSE का डिस्कशन मैंने वहाँ पर पूरा का पूरा किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर 115 BSE का जरूरत नहीं है बिकॉज ये 115 BSE ऑप्टेड नहीं कर रहा है सर, ठीक है, मतलब रेगुलर टैक्स स्लैब में ही इसका हिसाब किताब होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बोला है सर, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी, इसका एक यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाने का कोशिश करूँ तो चलो देखते हैं। ये देखो आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, यस सर। डिप्रिसिएशन खत्म होता है, फिर सेक्शन 35 आता है और सेक्शन 35 एक्चुअली एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करता है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है सर, ठीक है, तो वही साइंटिफिक रिसर्च के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू टाइप में भी हो सकता है, कैपिटल टाइप में भी हो सकता है। अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन एक्विजिशन करना उसको इसके अंदर नहीं लिया जाता, ठीक है, मतलब आपको कोई जमीन चाहिए बिजनेस करने के लिए, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्सपेंडिचर। तो एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एक्विजिशन, याद रखिएगा हाँ, ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू इट्स बिजनेस इज अलाउएबल एज डिडक्शन। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 and section 35 clause 1 clause 4 subsection 1 clause 4 read with section 35 subsection 2, ठीक है, डोंट वरी, मैं साइंटिफिक रिसर्च का अलग से डिटेल्स में बात करूंगा आपसे। अच्छा, फिर क्या कहता है,
सर कहता है डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ मटेरियल इनपुट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the year of commencement of business. Such expenditure is deemed to have been incurred in the year of commencement of business and is hence allowed as deduction in that year. Section 35 subsection 1 clause 1 बताता है, ठीक है। तो ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च का डिटेल्स है सर, सेक्शन 35। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा और इसको अलग से डिटेल्स में आपके साथ मैं बात करूंगा कि कितना कितना मेन साइंटिफिक रिसर्च का मेन बहुत सारे है ऐसे, ठीक है, लेकिन मेन कुछ ये पॉइंट है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 35 सबसेक्शन 2AA, ठीक है। तो ऐसा ढेर सारा है, आई विल डिस्कस सर। बहुत मजेदार पॉइंट है सर। जैसे मानो कि 35 2AA क्या बताता है, अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम। मतलब अगर बिजनेस इनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ अमाउंट दे रहा है। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है। आज और मैं 35 में नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि 35 में जाएंगे तो खो जाएंगे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। सो ये भी बिजनेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। तो ठीक है, यहाँ पर बस ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन के अंदर हम बस इतना बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ मशीन परचेज किया गया जिस मशीन को साइंटिफिक रिसर्च के कारण यूज करेगा, ठीक है। बस इतना हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। तो चलो मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। समझ आ रहा है ना सर? बोलो ना। यस सर। अच्छा, अगेन सर हेडिंग बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिशिएशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अलाउबल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 22-23 in the hands of मिस्टर गामा। अब गामा हो, बीटा हो या अल्फा हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क जो पड़ता है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इसका फर्क पड़ता है सर। यस, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहाँ देखना क्या है सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पता है आप लोगों को? कितना बोलोगे सर? 120 करोड़। थैंक यू सर। क्वेश्चन में फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट बताता है सर, इंस्टॉल्ड इन दिस यूनिट इज 120 करोड़, ठीक है। तो सर अच्छा एक काम करते हैं, अमाउंट में भी ना 2 कॉलम कर लेते हैं, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। तो 120 करोड़ का कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम बना लिए सर, ठीक है। अच्छा, 120 करोड़ का कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। इसमें से आप मुझे एक चीज बताएं सर, साइंटिफिक रिसर्च यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना 15 वैल्यूएशन करोड़। का मशीन है? 15 करोड़। यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च में 15 करोड़ का मशीन है सर, 15 करोड़ का, ठीक है सर। इसमें एक नोट आपको मैं लिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर और हो जाएगा कि जो मशीन आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेस कर रहे हो ना, तो उसको आपको यहाँ से थोड़ा सा अलग करना है। तो 120 करोड़ की टोटल मशीन में साइंटिफिक रिसर्च का जो मशीन है 15 करोड़ का, अगर उसको अलग कर दे तो मेरा मशीन का वैल्यू कितना हो जाता है? 105 करोड़। अच्छा सर एक चीज और एडजस्ट करेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। हाँ हाँ, ऑब्वियसली न्यू प्लांट एंड मशीनरी वो भी एडजस्ट करेंगे और एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी एक एरिया है, ठीक है, तो भी मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो 120 करोड़ इधर हो गया। अच्छा, तो फिर 120 करोड़ वहाँ से अगर मैं 15 करोड़ का जो एरिया है, ठीक है, 15 करोड़ जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च में जा रहा है, ये 15 करोड़ का साइंटिफिक रिसर्च, इसके लिए नोट मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। अच्छा, ये मुझे आप बता दो कि सर नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितना लगेगा इसमें? 15%। कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15% लगाएंगे ना? अरे क्या बोलते हो सर? 105 करोड़ के ऊपर अब नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15% यूज करो, कितना होता है मुझे बताओगे क्या?
15.75। 15.75। तो एक काम करते हैं सर, इसको आउटर में कर देते हैं 15.75। दिस इज माय डिप्रिसिएशन वैल्यू, ठीक है। ओके वेट सर। अच्छा नाउ देयर इज अनदर पॉइंट। ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड आराम से किया जा सकता है। तो देखते हैं सर क्या होगा इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन का खेल। एडिशनल डिप्रिसिएशन का हेडिंग कर दिए और इसमें देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर ऐसे तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 120 का है सर। 120। लेकिन यहाँ से जो सेकेंड हैंड मशीन है सर, ठीक है, सेकेंड हैंड मशीन पे ना एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नो सर। क्योंकि आपको मैं फिर से बताता हूँ, सेकेंड आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो प्रोविजन आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ तब से, अगर आप उसको फिर से देखो, एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी acquired and installed after 31st March 2005 by an SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or in the business of generation, transmission, distribution of power shall be allowed. If a plant and machinery is acquired and put to use for the purpose of business and profession for less than 180 days, तब उसमें 10% होगा। और ये भी बोला है सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड ऑन द फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी। कुछ प्लांट मशीनरी पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि शिप्स में नहीं लगता है, एयरक्राफ्ट में नहीं लगता है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं लगता है, ऑफिस अप्लायंसेस में नहीं लगता है। मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, समझ गए सर? मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, मतलब ये क्या हो गया? सेकेंड हैंड मशीन हो गया ना। अरे मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, जो आपको मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखा था कि जो मशीन किसी ऑफिस प्रीमाइसेस में होगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर होगा या गेस्ट हाउस में होगा, मतलब कोई अपने घर पे ही मशीन लगा रहा है, आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं देगा। Machinery in respect of which the whole of the actual cost is fully allowed as deduction whether by way of depreciation or otherwise of any one previous year। ये पॉइंट में बाद में चर्चा कर लेंगे सर, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़ की है, लेकिन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी मैं आपको नोट में लिखा दूंगा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यूएशन कितना है? 20 करोड़ की, 20 करोड़। 20 करोड़ की। अच्छा और एक बात यहाँ पर लिखिए सर, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिखने से ही होता, प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च द होल, और आ गया सर वो पॉइंट, द होल और एक्चुअल कॉस्ट, द होल और actual cost of which is allowable as deduction under section 35 subsection 1 clause 4, read with 35 subsection 2 clause 1A। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल्स में अभी नहीं बोला क्योंकि मैं साइंटिफिक रिसर्च का डिटेल्स डिस्कशन अभी तक किया नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं साइंटिफिक रिसर्च करूंगा तो आपको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है सर। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी का 20 करोड़ है, ठीक है, और जो प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च में आप यूज कर रहे हो, whole or actual cost of which is allowable as deduction under 35 subsection 1 clause 4 read with 35 subsection 2 clause 1A, ठीक है। ये दोनों जो वैल्यूएशन है ना सर, ये दोनों वैल्यूएशन को आपको यहाँ से लेस कर देना चाहिए एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे। तो 20 करोड़ और 15 करोड़ ये दोनों मिला के कितना बन जाता है? 35। समझे ना सर?
तो 20 और 15 मिला के बन गया 35 करोड़। तो ये 120 से अगर आप 35 करोड़ को लेस करते हो कितना बन जाएगा? 85 करोड़। ठीक है, अब इस 85 करोड़ पे आप एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करना 17 रुपए। एट द रेट कितना? 20%। तो 85 करोड़ का 20% कितना बोले? 17। 17 करोड़। तो टोटल डेप्रिसिएशन 32.75। हाँ ऑब्वियसली 17 और इधर 15.75 तो हो जाता है हमारा 32.75। ठीक है, ये जो 32.75 नहीं आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन अलाउबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। लेकिन अभी इस पॉइंट में आपको मैं कुछ नोट बताता हूँ। ठीक है, जो नोट आपको थोड़ा सा प्रोविजन को क्लियर करेगा, और उसके बाद जब साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है, तो और थोड़ा क्लैरिटी आपको और मिल जाएगा सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिखा ना, तो ये दोनों पॉइंट में आपको नोट, यहाँ पर नोट 1 था और इसके लिए नोट 2 यहाँ पर भी लिख देना सर। इसका ये जो सेकेंड हैंड मशीनरी का जो पॉइंट है ना, इसमें नोट 2। ठीक है, तो चलो मैं लिखा देता हूँ आपका नोट, जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो लिखिए ना सर, लिखिए एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 clause 4, no depreciation shall be allowed in respect of plant and machinery for scientific research। समझ रहे सर? relating to SSC's business, relating to SSC's business, since लिखिएगा since डिडक्शन इज अलाउबल, क्योंकि इसका डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 35। सिंस डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35 इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ समझ में आया सर? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च का डिटेल्स अभी तक हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा नहीं, तो जब भी मैं पढ़ूंगा या आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन, ऐसे आप घर में भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्लास में थोड़ा डिटेल्स में प्रैक्टिकली और समझाऊंगा, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ पता चल जाएगा कि सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च में जब भी कोई बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन लेते हो तो डिप्रिसिएशन का सुविधा अगर दे दिया जाए तो आपको एक ही खर्चा के लिए दो बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या ये जस्टिफाइबल लग रहा है सर? एक ही खर्चा के लिए दो बेनिफिट, मतलब आप डिप्रिसिएशन पे भी उसका बेनिफिट उठाओगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी उसका बेनिफिट उठाओगे। आपको बात समझ में आ रहा है सर? यस सर, ऐसे सब उधर भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आपको एक साथ दोनों बेनिफिट लेने नहीं देंगे, इसीलिए डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35 इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और पॉइंट लिख लो सर, थोड़ा लिखना पड़ेगा। पॉइंट टू में लिखना, एज पर सेक्शन
32 subsection 1 clause 2A, additional depreciation is allowable in the case of new plant and machinery acquired and installed on or after नहीं, after 31st March 2005 by an SSE engaged in the business of manufacture or production or any article or thing at the rate 20% of the actual cost of such plant and machinery. ध्यान रखिएगा, न्यू मशीन, हाँ, लेकिन किसी भी तरह का सेकेंड हैंड मशीन पे नहीं मिलता है, ठीक है। और बाकी पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर प्रोविजंस के अंदर, है ना, कहाँ नहीं मिलता एडिशनल डिप्रिसिएशन। इसीलिए सेकेंड हैंड मशीनरी पे आपको किसी भी तरह का एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिला। मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, और साथ में ये सब जो पॉइंट था, ठीक है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। बोलो सर, ये गामा वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बताइएगा। यस सर। ओके सर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड हो गया सर। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक सेक्शन हर एक सेक्शन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो आपको हर एक सेक्शन में एक्सपर्टाइज बनाना पड़ेगा सर बीपी में। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च, बाकी जो 35 AD 35 का बहुत सारा सेक्शन है, ठीक है, 35 AD का भी है। फिर धीरे धीरे हम लोग 35D में जाएंगे, फिर हम लोग 35 DDA में जाएंगे, 36 में जाएंगे, 37 में जाएंगे, और फिर जाके 40 का एरिया है उसमें बात करेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। आप लोगों को मैं घर पे करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो मैंने क्लास में कराया इसको ज़रूर घर में रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और फिर देखना धीरे धीरे आप लोगों का बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक जिस तरह से हाउस प्रॉपर्टी में पकड़ आ गया, जैसे सैलरी में पकड़ आ गया जिन लोगों ने किया था, ठीक है, सिमिलरली आपको बीपी में भी ग्रिप आ जाएगा। इतना तो जेन्युइन सर, लेकिन उसके लिए आपको प्रोविजंस एज वेल एज क्वेश्चंस दोनों प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, ठीक है सर। एनी क्वेश्चन है तो करो सर, आज तो क्लास इतना ही है। अभिषेक क्लियर तो? नील, प्रिया? हाँ सर। यस सर। संपद, शिवम, शुभश्री, ठीक है सर, फिर ओके, बाय ठीक है, ओके सर, टाटा, बाय। बाय। बाय सर, बाय।